Recording in Now, progress. in the last class, what we started off was we talked about the alleles और हम लोगों ने एलील्स के बारे में क्या बात करी थी कि भाई हमारे पास एलील्स क्या होते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटे। एलील्स हमारे पास क्या होते हैं? एलील्स आर अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ द जीन। नाउ व्हेन वी व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट द एलील्स, हम लोगों ने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलील्स। वी हैव द डोमिनेंट एलील्स, वी हैव द रिसेसिव एलील्स। अब अगर हमारे पास डोमिनेंट एलील्स होंगे, कभी भी होंगे, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस ऑन द फिनोटाइप। लेकिन रिसेसिव एलील से फिनोटाइप के ऊपर कब एक्सप्रेस करेगा? जब डोमिनेंट एब्सेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा अच्छा भाई पॉसिबिलिटीज कैसे आ सकती है ना। The combinations of the alleles that are going to exist in the cell, in the nucleus, they're going to be called as the genotype. अब देखो जीनोटाइप्स कैसे बनती हैं। When we get a single copy of the alleles from the gametes of two parents, right? अब हम लोग बात कर रहे थे आई कलर की। हम लोगों ने कहा था इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन द जीन फॉर द आई कलर और द ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट while the allele for the green eye color is recessive। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा कि भाई अगर मेरे पास दो गैमेट्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट पेरेंट्स, if they fertilize with each other and the zygote gets two copies of the same allele, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजाइगस। In another case, if the zygote is getting two copies of the recessive allele, ये कॉम्बिनेशन भी हमारे पास क्या हो जाएगी? होमोजाइगस। लेकिन if a particular zygote gets a dominant allele from one parent and the recessive from another, then the zygote will not contain the same alleles. It contains two different alleles, right, for the same gene. तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे हेट्रोजाइगस। अब this concludes the first part of the genotype। जीनोटाइप के अंदर सबसे पहला वाला पार्ट क्या बता रहे? कॉम्बिनेशन क्या है भाई। द सेकेंड पार्ट ऑफ द जीनोटाइप टेल्स अस कि भाई कौन सा वाला एलील एक्सप्रेस होगा। Now, if you have both the dominant alleles for the same trait, the dominant allele will be expressed। मतलब इस individual का eye color क्या होगा? In our case brown होगा because this is dominant। तो इस combination का नाम क्या हो गया? homozygous dominant। लेकिन अगर मैं इस वाले इंडिविजुअल के बारे में बात करूं, इस वाले के पास तो दो एलील्स हैं ग्रीन आई कलर के। ग्रीन इज रिसेसिव। Now, in this individual, there is no copy of the dominant eye color, right? Or the dominant brown eye color. There are only two copies of the recessive green eye color. For that reason, इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या हो जाएगा? होमोजाइगस व्हाट? रिसेसिव। ये जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके फिनोटाइप के ऊपर, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कौन सा वाला आई कलर आ रहा होगा? ग्रीन आई कलर आ रहा होगा। मेक सेंस? ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? Now, those organisms that are heterozygous, उनका आई कलर वो दे विल ऑलवेज एक्सप्रेस द डोमिनेंट ट्रेट। देखो इसके पास ब्राउन आई कलर वाला एलील भी है और ग्रीन आई कलर वाला एलील भी है, लेकिन हमारे पास, वालेकुम सलाम, हमारे पास फिनोटाइप के ऊपर एक्सप्रेस कौन सा वाला होगा? हमारे पास ब्राउन आई कलर एक्सप्रेस होगा। व्हाई वुड द ब्राउन आई कलर बी एक्सप्रेस्ड ओनली? इट्स बिकॉज द डोमिनेंट ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। सर ये ग्रीन आई कलर वाला एलील क्यों एक्सप्रेस नहीं हो रहा है? ऐसा भी तो हो सकता था एक आंख ब्राउन हो एक आंख ग्रीन हो, पॉसिबिलिटी है। वो इसलिए नहीं हो रहा था बिकॉज द रिसेसिव एलील कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड जब हमारे पास क्या चीज एब्सेंट हो? डोमिनेंट एब्सेंट हो। लेकिन यहाँ तो हमारे पास डोमिनेंट प्रेजेंट था ना। आर वी गेटिंग दिस? वाली बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? Does anyone have any problems whatsoever? Okay, all right। वो को डोमिनेंस होती है चंदा, वो आते हैं उसके ऊपर। विल टॉक अबाउट दैट, परेशान नहीं हो। मैं तो एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों से, गिव मी अ मिनट, नोट। ओके, नाउ
The genotype is a combination of alleles in the nucleus, like the alleles. The phenotype is something that is shown on the organism. Yes, exactly. Yup. अच्छा जी, if there is a if the green and brown recessive value उस वो आ गया आयशा पर आगे पॉसिबिलिटीज क्या है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात। ठीक है। बिल्कुल अल्फा, ये देखो वही वाली चीज है। जो फिनोटाइप के ऊपर एलील आ रहा है ना, वो सेकंड पार्ट बता रहा है। heterozygous के अंदर you can never have anything called as a heterozygous recessive. Why? Because heterozygous or organism that is a heterozygote is only forming when it has a copy of the dominant allele and a recessive allele. In presence of the dominant allele, the recessive can never come on the phenotype. तो क्योंकि वो फिनोटाइप के ऊपर नहीं आ रहा, फिनोटाइप के ऊपर सिर्फ डोमिनेंट एलील ही आ रहा, तो हमारे पास इसको हम लोग heterozygous डोमिनेंट कहेंगे। heterozygous रिसेसिव कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। यस। कौन सा वाला फिनो एक्सप्रेस होगा, वो फिनोटाइप के ऊपर आ रहा होता है। ठीक है। हाँ, वी कैन कॉल इट heterozygous, बट आई विल टेल यू व्हाई वी कॉल इट heterozygous डोमिनेंट। अच्छा, अब इसको देखो, अब इसको देखो यहाँ। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स मेक ए क्वेश्चन। हम लोग एक सवाल लिखते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई, इन कैट्स द ऑरेंज फर कलर इज डोमिनेंट टू वाइट। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ज़ारा बेटा, बिल्कुल। कैपिटल बी विल बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है। अच्छा जी। ओके, सो अब हम लोगों ने क्या कहा कि भाई हमारे पास जो कैट्स है ना, उनके अंदर जो ऑरेंज फर कलर है वो क्या है हमारे पास, वो डोमिनेंट है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज, हमारे पास यहाँ जो फर कलर है, दैट इज अ व्हाट, दैट इज अ जीन, राइट। अब उसके मेरे पास दो एलील्स हैं, वी हैव द ऑरेंज एलील एंड वी हैव द एलील फॉर द वाइट फर कलर। अब हम कोई सी भी ट्रेट के लिए कोई सा भी एक लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमारे पास फर कलर है ना, तो फर कलर के लिए मैं लेटर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ए कर लेता हूँ। तो जो डोमिनेंट होगा उसके एलील होगा, उसके लिए हम लोग कैपिटल के इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास रिसेसिव एलील होता है उसके लिए हम लोग लोअर के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कहने का मकसद क्या है मेरे बच्चों कि you could have used the letter B as well, you could have used the letters D as well. Try not to use letters that are same in the upper and the lower case. For example O, for example C, for example S। कोशिश करो कि इनको इस्तेमाल नहीं करो। ठीक है। वो आगे देखेंगे कि भाई ब्लू ग्रीन पेरेंट्स अलग अलग होंगे। लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स राइट नाउ। लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। आगे जो पॉसिबिलिटीज है वो आती रहेंगी। ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज टी, कोई मसला नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी इस्तेमाल कर लो। यू कैन यूज अनदर लेटर। भाई सिर्फ मैं ए इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइबा को वो नहीं है, वही तो बता रहा हूँ। इसमें से कोई सा भी लेटर इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ, वो लेटर इस्तेमाल नहीं करो जो अपर केस के अंदर और स्मॉलर केस में दोनों सेम होता है, अपने लिए, वरना इट विल लीड टू मोर एरर्स। आओ। व्हाट आओ व्हाट। नहीं, यू हैव टू यूज द सेम लेटर बेटे। दो अलग अलग लेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैर, कमिंग बैक हियर। अच्छा, अब हम लोग पहला वाला पार्ट देखते हैं। अब इसको देखो। अब वो पहले वाले पार्ट में कहता है कि भाई, ड्रॉ अक्रॉस बिटवीन अ प्योर ब्रेड, ऑरेंज कैट, ये डबल रोटी वाला ब्रेड नहीं है, एंड प्योर ब्रेड ऑरेंज कैट with a what, with a white one। ठीक है। Now please remember, pure bread is another term that we use for homozygous। ठीक है। तो अगर homozygous orange cat है तो इसका मतलब क्या हुआ, it's going to be a homozygous dominant, right? Now देखो, whenever, so what we are doing right now is we are drawing, or we are learning how to draw a genetic diagram।
whenever you have to draw a genetic diagram बेटे, चाहे एग्जामिनर तुम लोगों से बोले या नहीं बोले, use a pencil for this. Write 3 subheadings. सबसे पहली हमारे पास subheading क्या आएगी? You will write about the parental phenotypes, कि भाई जो पेरेंट्स हमारे पास हैं वो दिखने में कैसे हैं, ठीक है? So the parents that you're going to cross so that you can have offsprings are going to be कौन सी वाली cat? Orange cat and a white one, right? तो तुम्हारे पास जो पेरेंट्स के phenotypes हैं वो क्या है? You're crossing an orange cat with a what one? With a white cat, ठीक है? और cat with a white fur color, ठीक? दूसरी बात, जब तुम लोग पेरेंटल फिनोटाइप्स लिख लोगे तो तुम दूसरी जो हेडिंग आएगी वो क्या आ जाएगी? पेरेंटल जीनोटाइप्स, ठीक है? कि भाई पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है? अब एक चीज देखो, अगर तुम लोग इस सवाल को देखोगे तो उसने स्पेसिफाई करा हुआ है कि ये जो ऑरेंज कैट है ना, ये होमोजाइगस है. You see, this is the problem with the dominant organisms. An organism may be showing a dominant trait on the phenotype, but the organism may be, heterozygous genotypically, or the organism may be homozygous. देखो कोई भी कहने का मकसद क्या है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा होता है ना, उसका मैं जीनोटाइप आसानी से नहीं बता सकता, बिकॉज दैट ऑर्गेनिज्म दैट इज शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट कैन आइदर बी अ होमोजाइगस डोमिनेंट और अ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. लेकिन इन्होंने हमें यहाँ बताया हुआ है कि अच्छा भाई आपके पास जो ऑरेंज कैट है ना वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगी. तो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए कौन कौन से लेटर इस्तेमाल करोगे बेटे लोग? एज लाइबा टोल्ड मी कि सर यू गोइंग टू यूज 2 A's, ठीक है? रिसेसिव के लिए क्यों नहीं बताया कि भाई रिसेसिव प्योर ब्रेड नहीं है? क्योंकि इफ, ये बात याद रखो, if a particular trait is coming on the phenotype and if it's recessive, the recessive trait can only come on the phenotype when the genotype of the organism is homozygous recessive. ठीक है? Very good. So जब हमारे पास only when the what we call as the genotype of the organism is going to be homozygous recessive, only then the recessive trait will come on the phenotype. तो हमारे पास यहाँ स्मॉल आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? ऑलराइट, गुड इनफ. अच्छा, अब दूसरी बात ये देखो, ये पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स कैसे होंगे? पेरेंट्स तो डाइप्लॉइड होंगे. But when they would be forming, अल्फा क्या समझ नहीं आया? What did we not get? What is different बेटे? What is different? The alphabets, no, they're the same. Aren't they A? Is what is capital A representing बेटे? Alpha, what is capital A representing? Alpha, what is capital A representing बेटे? Dominant trait, right? So this orange cat that we have is a homozygous dominant. तो हमने इसका कैपिटल ए लिख दिया. अब हमें इस ऑरेंज कैट को किससे क्रॉस करवाना है? वाइट कैट से. द एलील दैट कोड्स फॉर द वाइट फर कलर, बिकॉज आई टोल्ड यू सो बेटे. आई नो इट वाज रिसेसिव बिकॉज आई टोल्ड यू सो, राइट? ठीक है, आ रहे उस पर. अच्छा अब देखो, अब ये तो हमारे पास एलील्स, पेरेंट के अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन है ना, पेरेंट्स आर डाइप्लॉइड. but now, when they're going to produce what? They're going to produce the gametes. Gametes तो haploid होता है ना.
तो कहने का मकसद क्या हुआ, वही वाली चीज कि भाई एक पेरेंट था, उसके पास दो क्रोमोसोम थे फॉर द सेम जीन, और उसके पास दो सेम जीन्स थे। लेकिन जब ये गैमीट बनाएगा तो हमारे पास क्या होगा, उन दोनों गैमीट्स तो हैप्लॉइड होंगे, उनके पास एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होगी, एक क्रोमोसोम यहाँ से इधर चले जाएगा, दूसरा वाला क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में चले जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, now whatever gametes that the first parent is going to produce, all the gametes of the first parent will contain the dominant alleles, right? The next parent or the second parent or whatever the alleles the second produced, zygote diploid होता है बेटा, ये gametes haploid होता है। जो दूसरे वाले gametes होंगे उसको इस तरीके से लिख दोगे। अब हम लोग इनकी फर्टिलाइजेशन को दिखाने के लिए ये वाली गंदगी नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ प्यूनिट स्क्वायर। हाउ डू यू ड्रॉ अ प्यूनिट स्क्वायर? पहले वाले पेरेंट के जो गैमीट्स होते हैं उसको तुम लोग वर्टिकली लिख देते हो, हॉरिजॉन्टली लिख देते हो, सॉरी, ठीक है। जो दूसरे वाले पेरेंट के गैमीट्स होंगे उनको आप वर्टिकली लिख देंगे। अब यह हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखो, फॉर एग्जांपल व्हाट इफ दीज वर द स्पर्म सेल्स, अगेन व्हाट इफ, वी डोंट हैव टू ड्रॉ द टेल्स, तो बस स्पेसिफाई करने की बता वो आपको वो बता रहा हूँ, जस्ट लेटिंग यू नो कि स्पेसिफाई किस तरीके से करना है। दिस पर्टिकुलर स्पर्म could have either fused with this ova, could have either fused with this ova. What if this gamete, this sperm did not fuse with any ovas? What if this did? Now possibility है कि भाई ये इस वाले ओवा से फ्यूज करे, ये इस वाले ओवा से फ्यूज करे। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ पॉसिबिलिटीज देखना चाह रहे हैं कि भाई पॉसिबिलिटीज क्या होंगी ऑफस्प्रिंग्स की। तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर पहले वाले पेरेंट का डोमिनेंट एलील और दूसरे वाले का रिसेसिव आपस में क्रॉस फ्यूज करेगा, so the offspring is going to be, as Kirat said, कि so they're going to be heterozygous dominant। तो दूसरे वाले पहले वाले पेरेंट का दूसरे वाला गैमीट, दूसरे वाले पेरेंट का पहले वाला गैमीट, so in either of these cases हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हीट्रोजाइगोट्स ही बन रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या हो, ऑल आर हीट्रोजाइगोट्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वंस वी ड्रॉ द प्यूनेट स्क्वायर, हम अब इसके बाद रेशियोज या परसेंटेजेस लिखते हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले कौन सी वाली परसेंटेज लिखी, हम लोगों ने इसकी जीनोटिपिक परसेंटेज लिखी। अब मुझे बताओ, 4 out of 4 आर व्हाट अल्फाबेट है, व्हाट जो ऑफस्प्रिंग्स है हमारे पास, इनका जीनोटाइप क्या है बेटे, अल्फा, हीट्रोजाइगो हीट, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम बता देंगे कि 100% ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स आर गोइंग टू बी हीट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि भाई इनका फिनोटिपिक परसेंटेज क्या होगा, ये दिखने में कैसी होंगी, इनकी ट्रेट क्या होगी, तुम लोग मुझे क्या बताओगे? वो फिनोटिपिक है बेटे, वो फिनोटिपिक है चंदा। 100% of the offsprings are going to be orange. So please learn how to differentiate between द जीनोटिपिक परसेंटेज और रेशियो एंड द फिनोटाइप। जीनोटाइप के अंदर मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि भाई होमोजाइगस, हीट्रोजाइगस, होमोजाइगस, होमो रिसेसिव बताओ। मैं फिनोटाइप में क्या पूछ रहा हूँ कि भाई वो ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा है। आर वी क्लियर हियर, या तो कोई मसला? अच्छा जी, जो पहली वाली जनरेशन होती है ना, उसे हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं, फिलियल वन जनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई पहली वाली जनरेशन में F1 जनरेशन के अंदर जितने भी कैट्स आएंगी उनका फिनोटिपिकली वो क्या होंगी, वो ऑरेंज कैट्स होंगी, ठीक है। और जीनोटिपिकली देर ऑल गोइंग टू बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब हम लोगों ने ना इसी सवाल का पार्ट बी बनाया, इसी सवाल का हम लोगों ने पार्ट बी बनाया, और हम लोगों ने कहा कि भाई draw across
between a cat from F1 generation and a white one। ठीक है, कि भाई एक F1 जनरेशन वाली कैट का क्रॉस करो और उसको क्रॉस करो एक वाइट वाली कैट के साथ। ठीक है, अब अगेन मेरी सब हेडिंग्स वही सेम होंगी। 100% क्या रेशियो निकलेगा कुमेल? 100% का कोई रेशियो निकल सकता है? 4/4 का रेशियो क्या निकालोगे मैथमेटिकली बच्चे? कंपैरिजन में क्या रेशियो आ जाएगा बेटे? आ ही नहीं सकता। तो इसलिए जानबूझ के मैंने रेशियो नहीं लिखा बेटे। फिर तो 8 हो गया ना टोटल चीजें, तो अगर तुम 4/4 कर रहे हो तो वो तो टोटल 8 हो गया बेटे। ऑलराइट, अच्छा जी। सो रेशियो यहाँ नहीं निकल सकता। अच्छा खैर, कम बैक हियर। अब देखो यहाँ वी आर गोइंग टू यूज द वेरी सेम सब हेडिंग्स दैट वी डिड। सबसे पहली सब हेडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी? पेरेंटल फिनोटाइप। ठीक है, दूसरी सब हेडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी? पेरेंटल जीनोटाइप। और तीसरी सब हेडिंग आ जाएगी हमारे पास गैमीट्स। राइट, एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली कमल बेटा। राइट, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हम देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अच्छा। अब देखो कहने का मकसद क्या हुआ, मेरे पास पेरेंटल फिनोटाइप्स क्या है कि लाइक द वेरी फर्स्ट क्रॉस, आई एम स्टिल क्रॉसिंग एन ऑरेंज कैट विद अ वाइट वन। But the only difference is that in the first cross, I crossed the orange cat that was a homozygous dominant. In the second cross, I'm crossing a cat from the F1 generation. All the cats from the F1 generation genotypically are heterozygous dominant. तो अब कहने का मकसद क्या हुआ कि भाई ये heterozygous dominant होगा वाइट वाला, क्योंकि रिसेसिव है। रिसेसिव हमेशा सिर्फ कब ट्रेट फिनोटाइप के ऊपर आ सकता है? जब उसका जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव हो। राइट, वेरी गुड। अब इसके गैमीट्स क्या बनेंगे? अब ऐसे गैमीट्स बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। ये पहले वाले पेरेंट से गैमीट्स हो गए, दूसरे वाले पेरेंट के गैमीट अभी भी स्मॉल ए होंगे। अब इसको यहाँ देखो, अगर हम लोग इसका पनेट स्क्वायर बनाए, ये पहले वाले पेरेंट के गैमीट्स, अब ये दूसरे वाले पेरेंट के गैमीट्स। अब देखो कहने का मकसद क्या है। पहले वाले पेरेंट का अगर डोमिनेंट और gamete or the gamete carrying the dominant allele, if it's going to fuse with the recessive gamete or the gamete carrying the recessive allele from the second parent, is going to produce a heterozygous organism। यहाँ भी, but now look at this very carefully। If the gamete carrying the recessive alleles from both the parents, from both the parents, if they fuse together, only then the offspring will be homozygous recessive। वेरी गुड। ठीक है, अब यहां अब देखो, आई कैन टॉक अबाउट अ जीनोटिपिक परसेंटेज और अ जीनोटिपिक रेशियो एज वेल। राइट, तो मुझे पता है हाफ ऑफ देम आर heterozygous dominant, हाफ ऑफ देम आर homozygous recessive। 2/2 is 1:1। वेरी गुड। तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1:1। In other words, there is going to be a 50% chance that either we're going to get a heterozygous dominant and a 50% chance that we're going to get a homozygous recessive। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमारे पास अगेन कौन सा वाला रेशियो है? जीनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो भी ऐसे ही आएगा। 1:1। 50% चांस है कि भाई हमारे पास कौन सी वाली कैट्स हो? ऑरेंज कैट्स प्रोड्यूस हो। और 50% चांस है हमारे पास वाइट कैट्स प्रोड्यूस हो। अच्छा, अब वाई आर वी नॉट राइटिंग एज 2:2? ये तो दो है, बिकॉज 2/2 is 1/1। तो ओवर हम लोग बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक है मसला।
पक्का? ओके, नाउ 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 लेट्स मूव ऑन। अल्फा बेटा बात समझ में आ रही है? ओके, ऑल राइट, गुड इनफ। नाउ लेट्स कम टू पार्ट सी। नाउ लेट्स कम टू पार्ट सी ऑफ दिस क्लास, ठीक है? अब पार्ट सी में क्या कह रहा है? पार्ट सी में कह रहा है ड्रॉ अक्रॉस बिटवीन टू cats from the F1 generation, ठीक है? अब अगेन हम लोग so in the second question, what if they ask us the color of the cat? ये तो रहा 50% ऑरेंज होंगी जो heterozygotes होंगी, 50% वाइट होंगी। That's what the phenotypic ratio is telling us, Zara। ऐसा ही है। Zara बेटा, do we understand this? नहीं नहीं बेटे, इसका मतलब ये हुआ कि देर whenever these two parents are going to produce children, हाँ, very good, Kirat. If these two parents are going to produce a cat or the children, there is a 50% chance कि भाई their cat could have an orange fur color or there is a 50% chance it could have a white fur color। हम लोग again chances पे खेल रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। And as Kirat said कि भाई अगर for example if there's a litter of 10 cat, there is a 50, again there is a 50% chance कि 5 cats out of those 10 orange हो and the other 5 should be white। अगेन ये जरूरी नहीं है कि ये वाले प्रोबेबिलिटी हमेशा फॉलो हो। वी आर अगेन प्लेइंग ऑन चांसेस, नथिंग एल्स। ठीक है? अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई ड्रॉ अ क्रॉस बिटवीन टू कैट्स फ्रॉम द F1 जनरेशन। अब वो कह रहा है, अब देखो मुझे वही वाली सबसे पहले हम लोग सब पहले चलेंगे पेरेंटल फिनोटाइप्स, पेरेंटल जीनोटाइप्स एंड द गैमीट्स। पेरेंटल फिनोटाइप्स हमारे पास जो ऑरेंज कैट्स हैं वो दोनों हमारे पास F1 जनरेशन की जितनी भी ऑरेंज कैट्स थी, F1 जनरेशन की जितनी भी कैट्स थी वो सब क्या थी? वो सब ऑरेंज थी, राइट? वेरी गुड। तो फिनोटाइप हमारे पास क्या आ जाएगा? वी गोइंग टू क्रॉस टू ऑरेंज कैट्स टुगेदर, बट व्हाट विल बी द जीनोटाइप? द जीनोटाइप विल बी कि भाई both of them are going to be heterozygotes, and whenever both of them are going to produce the gametes, half of their gametes will contain the dominant allele and the other half will contain the recessive alleles. Now, when we're going to make a Punnett square out of them, it's going to be like this। ठीक है? अब अगर हम लोग यहाँ अपने जीनोटिपिक रेशियोज लिखें और उसके साथ साथ इफ वी टॉक अबाउट द phenotypic ratios एज वेल, अब क्या होगा हमारे पास? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम सलाम। अच्छा, अब हमारे पास दे- अगर मैं ये देखूं कि भाई व्हाट इफ बोथ द डोमिनेंट एलील्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स आर क्रॉस टुगेदर, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास होमोजाइगस जीनोटिपिकली क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, ठीक है? तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स के अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट भी बनेगा, ठीक है? But what if the dominant allele from the first parent, second parent, and the recessive allele from the first parent fuse together? ये वाला और ये वाला, सॉरी, हाँ चलो, या फिर dominant from the second parent and recessive from the first, ये वाला और ये वाला। इन बोथ द केसेस हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग आ रही है वो कैसी वाली डोमिनेंट होगी? वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगी। वेरी गुड, ठीक है? और लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स के रिसेसिव एलील्स आपस में फ्यूज कर जाएं तो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव आ जाएगा। अब मेरे पास रेशियो क्या हो गया? हाउ मेनी आउट ऑफ द फोर, 1 2 3 4, हाउ मेनी होमोजाइगस डोमिनेंट्स डू वी हैव? 1।
out of the four, one, two, three, four, how many heterozygous dominant do we have? Two. And out of the four, how many homozygous recessive do we have? One. तो हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:1 ठीक है। लेकिन अब अगर मतलब क्या हुआ, कहने का मकसद क्या हुआ कि भाई 25% चांस है कि भाई रिसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट आ जाए, 50% चांस है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, 25% चांस है कि होमोजाइगस रिसेसिव हो। वेरी गुड आरा। अब लेकिन अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशियोज की, तो फिनोटाइप तो दो ही हो सकती है ना, या तो हमारे पास कौन सी वाली कैट्स आएंगी, ऑरेंज कैट्स आएंगी, या फिर हमारे पास कौन सी वाली कैट आएगी, वाइट कैट आएगी। अब मुझे बताओ कि दिस कैट दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, उसका फर कलर क्या होगा? फर कलर क्या होगा? ऑरेंज। ये जो हेटेरोजाइगोट्स है इसका भी फर कलर क्या होगा? ऑरेंज। और ये हमारे पास जो कैट है ये क्या होगी? हमारे पास रिसेसिव होगी। तो देर इज गोइंग टू बी अ रेशियो ऑफ 3:1, मतलब 75% चांस होगा कि एवरी टाइम दैट देर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, देर गोइंग टू प्रोड्यूस अ कैट विद ऑरेंज फर कलर, एंड देर इज गोइंग टू बी 25% चांस कि एवरी टाइम दीज टू ऑरेंज कैट्स will be reproducing, they will produce a cat with a white fur color. नहीं जरूरी नहीं है साहब, जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक पास समझ में आ रही है मेरे बच्चों? एनी प्रॉब्लम सो फार? Up now, knowing all three of these crosses, there are 3 points to be taken away. The first point to be taken away is कि देखो, it doesn't matter if the parent is showing the dominant trait, right? If the offspring is supposed to have a recessive trait, if the offspring is supposed to have a recessive trait, it is important that both the parents should have at least one recessive allele. Both the parents should have at least one recessive allele. यहाँ देखो दोनों पेरेंट्स थे, दे वर बोथ शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट, लेकिन दोनों के पास एक एक रिसेसिव एलील था। बोथ ऑफ देम वर heterozygotes, बोथ हैड एटलीस्ट वन रिसेसिव एलील। जब दो अलग अलग रिसेसिव alleles from two different parents are going to go into the offspring, only then the offspring is going to be homozygous recessive. अब अगर देखो तुम लोग पहले वाला क्रॉस को देखो ना, तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो भाई मैं कह रहा हूँ एक पेरेंट के पास दोनों एलील से रिसेसिव है, लेकिन दूसरे वाले के पास रिसेसिव एक भी नहीं है। एक ऑफस्प्रिंग के पास तो दो अलग अलग पेरेंट्स के एलील्स आ रहे हैं ना, द ऑफस्प्रिंग इज गेटिंग टू डिफरेंट एलील्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। मेक सेंस? काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, लाइबा काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो एक हम लोगों ने पॉइंट क्या लिखा, यही पॉइंट लिख देते हैं हम लोग। सो वी गोइंग टू राइट अ स्मॉल पॉइंट राइट हियर that will say that A, for an offspring to show a recessive trait, it is important that both parents should have at least one recessive allele। ठीक है कि भाई दोनों के पास होमोजाइग ऑफ पेरेंट मतलब एग्जैक्टली बेटे, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये वाली चीज है सर। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी, बेटे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? वो तो डिवाइड कर दोगे ना दो बार। विल टॉक अबाउट दैट व्हेन वी गेट देयर, डोंट वरी सम। आगे नहीं भाग मेरा बच्चा। अच्छा जी, अब now that we know this, now that we know this,
How did you define the colors? What do you mean how did you define the colors, मेरा बेटा? Alpha, what do you mean by definition of colors? The ratio. होमोजाइगस डोमिनेंट कैट जो होगी बेटे वो डोमिनेंट वाला एलील एक्सप्रेस करेगी। डोमिनेंट एलील कौन सा है? विच नहीं, एलील डोमिनेंट कौन सा है? व्हाट इज द कलर? व्हाट इज इट कोडिंग फॉर? व्हाट इज द डोमिनेंट एलील कोडिंग फॉर? ऑरेंज। तो इसमें भी ऑरेंज कलर एक्सप्रेस होगा। मेरे पास ये जो हीट्रोजाइगोट्स हैं, ये कौन सा वाला एलील एक्सप्रेस करेंगे, डोमिनेंट या रिसेसिव? डोमिनेंट। ये भी ऑरेंज होगा। 3 आउट ऑफ 4 आर ऑरेंज। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा मसला है, ठीक है। अब लेट्स से सिंस वी आर स्टडीइंग, नहीं वो मैथ वाली अलग है। इसको देखो, इसको देखो, अब देखो ना। अब एक चीज देखो कि लेट्स से नाउ दैट वी नो कि भाई हमारे पास कौन सी वाली कैट्स डोमिनेंट है, कौन सी वाली रिसेसिव है। फॉर एग्जांपल लेट्स से सिंस वी जस्ट स्टडीड कि भाई हमारे पास ऑरेंज कैट्स डोमिनेंट होती हैं और वाइट कैट रिसेसिव होती हैं। अगेन दिस फॉर द सेक ऑफ इट, लेट्स से तनीषा गिव्स मी एन ऑरेंज कलर्ड कैट, शी इज लाइक, ओके सर, यू लाइक कैट्स, हियर यू गो। Now, when I got that orange colored cat from Tanisha, I was very curious. I wanted to know कि यार तनीशा ने जो मुझे ऑरेंज कैट दी है, मैं तो उसका सिर्फ फिनोटाइप देख सकता हूँ ना। आई कैन ओनली सी दैट इट्स ऑरेंज कैट। आई डोंट नो व्हाट पेरेंट्स इट्स कमिंग फ्रॉम और उसकी lineage क्या है। आई जस्ट नो दैट्स एन ऑरेंज कैट। बट व्हाट आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट वाज कि is that orange cat a homozygous dominant or is it a heterozygous dominant? Now, one thing I can do was I could get the genetic, you know, I could get the genetic makeup done, but that would have cost a lot. I don't know, I'm not willing to waste 1-2 lakh rupees on a bill just to know its genotype. But again, I was really curious. So what I did was, why would I feed it? खाली खिला दिया मैंने खाना। So how I'm going to know if the organism that is showing the dominant trait, देखो वही वाला हमारे पास डिलेमा था ना कि भाई वो ऑर्गेनिज्म जो रिसेसिव ट्रेट शो कर रहा होगा ना, मुझे पता होगा जीनोटिपिकली वो होमोजाइगस रिसेसिव ही होगा। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो कि डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है जीनोटिपिकली, इट कुड आइदर बी होमोजाइगस डोमिनेंट और इट कुड आइदर बी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। So what I did was I got a white cat, right? And I arranged play dates for them and I bred them together. Now let's say उसके बच्चे होंगे, ठीक है, फिर वो बच्चे बड़े होंगे। खैर, तो हमने क्या देखा कि भाई in the first litter it produced 7 cats, 7 kittens, and none of the kittens had a white color. I kept breeding them for about 2 years, and not once did the orange cat that Tanisha gave me and the white cat that I was using to cross the or to mate the orange cat, not once did they give me any white offspring. उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनका फिनोटाइप 100% क्या था? ऑरेंज था। दिस इज गोइंग टू टेल मी कि मेरे पास जो ऑरेंज कैट जो डोमिनेंट ट्रेट शो कर रही थी वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन अगर वही वाली ऑरेंज कैट लेट्स से आउट ऑफ द 7 किटन्स दैट इट प्रोड्यूस इन द फर्स्ट लिटर, उन 7 में से एक भी रिसेसिव वाला होता ना, if even if one organism would be showing a recessive trait, तो मुझे पता चल जाता कि भाई मेरे पास जो ऑरेंज ट्रेड है ना उसके जो बच्चे हैं वो भी रिसेसिव ही आ रहे हैं whenever I'm crossing it with a recessive organism। तो ये तो heterozygous dominant है। देखो, अगर मेरी कैट होमोजाइगस डोमिनेंट होती ना तो उसके पास तो रिसेसिव एलील है ही नहीं, तो वो ऑफस्प्रिंग को रिसेसिव एलील नहीं दे सकती थी। द ओनली रिसेसिव एलील दैट्स कमिंग इन द ऑफस्प्रिंग इज फ्रॉम द सेकंड वाइट वाली कैट, राइट? So this is what we call as the कौन सा वाला क्रॉस, इसे हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, so what's a test cross?
A test cross is a cross done to find out, क्या चीज ढूंढ रहे हो तुम लोग? जीनोटाइप ढूंढ रहे हो, जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म शोइंग द कौन सी वाली ट्रेड? डोमिनेंट ट्रेड। ठीक है, कि भाई वो वाला ऑर्गेनिज्म जो कि डोमिनेंट ट्रेड शो कर रहा है, वो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है? भाई इतना आसान 2000 है। इट्स फन, दिस चैप्टर इज फन। इट्स लाइक यू डोंट हैव टू रिमेंबर अ लॉट, इट्स जस्ट लॉजिकल। ठीक है, अच्छा खैर। So we have to find out, we अच्छा cross into find out the genotype of the organism that is showing the dominant trait, कि भाई वो homozygous dominant है, heterozygous dominant है। How are we going to do that? हद है कि भाई कैसे? By crossing it with an organism showing the कौन सी वाली trait? Recessive trait। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? So these were the crosses। बस एक how can we know if our own genotypes? Like you would look at the parents, कि पेरेंट्स है क्या, अपने सिबलिंग्स से मैं करवाऊंगा मैं साम ब्लड ग्रुप्स वाली चीज ना। अच्छा, अब बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस एक छोटी सी की याद रख लो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। whenever बच्चा लोग you are crossing a homozygous dominant with a homozygous recessive, all the offsprings that you're going to have, all of them will be 100% what? Dominant। ठीक है, if you are going to cross a heterozygous dominant with a homozygous recessive, then 50% of the offsprings are going to be dominant or are going to show the dominant trait, while the other 50% are going to show the recessive trait. And if you're going to cross two heterozygotes together, then there's going to be a 75% chance of the offsprings showing the dominant trait and only a 25% chance that the offspring will show the recessive trait। Very good। इसको याद कर लो, आधी जिंदगी तो आसानी हो जाएगी। वो तो खैर जो सवाल से पता लगेगा बेटा। लाइबा, that's something that you do। ठीक है, यहाँ तो क्या मसला? So we'll stop here today. In the next class, we'll talk about multiple alleles, codominance, and I may introduce to Mr. and Mrs. Whiskers. Hope you guys have a good day.